हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारत के भूगोल को कवर करेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक को डिस्कस किया था। इस वीडियो में 81 से 155 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन का चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। और जनगणना 2011 के अनुसार कानपुर की जनसंख्या 30,15,645 है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, इन तीनों ही नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है और सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुरा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की और कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी कि नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, तापी और साबरमती। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी, इन तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात ये कच्छ के रन में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है और इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। बाकी सभी नदियाँ समुद्र से मिलने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी ने। कोसी नदी बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा या मैंगो शावर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक एवं केरल में मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। वहीं बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली इस वर्षा को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है और मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अगला प्रश्न है, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बाढ़ ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप ये हो जाएगा हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा ये हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। जाफरान की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा या करेवास मिट्टी में उपजाई जाती है। यह मिट्टी ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। अगला प्रश्न है, रेगर किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगर या रेगुर नाम से जाना जाता है और इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। भारत में इस मिट्टी का विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है जो कि भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, रेगर मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, रेगुर नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी का। रेगुर काली मिट्टी का नाम है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनारोपण के द्वारा। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और यह मिट्टी बाढ़ की पहुंच से बाहर कुछ ऊंचाई पर होती है और इस मिट्टी का रंग पीला रक्ताभ भूरा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर और दूसरा है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या बांगर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्तमान में भारत में 21.67% क्षेत्र पर वनावरण है। वहीं वनावरण एवं वृक्षावरण 24.56% क्षेत्र पर है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में वनावरण 7.76% क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पतझड़ वाले वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है और ये 41,017 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम में। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में मिजोरम में 85.41% भाग पर वन का विस्तार मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राज्यों में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या महाराष्ट्र में 48 है जो कि सर्वाधिक है। वहीं अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 96 है। अगला प्रश्न है, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ होने का अनुमान है।
अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 एवं 4। वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई और वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। तो 1 और 4 सही हैं। वहीं वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। तो ये अंतर बढ़ा नहीं था, अंतर घट गया था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। तो ये कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिसमें कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण नहर भी है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है और इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बराकर नदी पर। मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये सभी कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार यानी कि डबल क्रॉपिंग से आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना और एक ही साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है और इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पाद का समाकलन करना है। अगला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं। गेहूं की फसल नकदी फसल ना होकर के ये खाद्य फसल है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में।
भारत में 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ था और हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। अगला प्रश्न है, प्रमुख खाद्य फसल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के 38.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल एवं 31.5 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस दृष्टि से कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस वक्त उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक घटते क्रम में गन्ने का उत्पादन करते थे। वहीं वर्तमान में 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु घटते क्रम में गन्ने का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है और यहाँ देश का कुल 75.68% रबर का उत्पादन किया जाता है और एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। FAO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत दाल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। वहीं भारत चाय का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलनेज। पुलनेज कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में है। चिकमंगलुरु, कुर्ग और बाबा बुदुन गिरी कर्नाटक के कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय का। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। वहीं पटसन उत्पादन में दूसरा स्थान बिहार का है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब में। पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत में चांदी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। अगला प्रश्न है,
निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चादरी अभ्रक। वर्तमान में चादरी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। वहीं तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। जिप्सम तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में हो रहा है और भारत में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं बिहार अभ्रक के सबसे बड़े भंडारक राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार। और जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 1999 का प्रश्न है। वहीं अगर वर्तमान की बात की जाए तो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत के कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। सबसे एक नंबर पर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और उसके बाद झारखंड। अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है और रेडियम का प्रतीक होता है Ra और यह एक रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पनबिजली यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। वहीं भारत में दूसरा पनबिजली संयंत्र कर्नाटक के शिवसमुद्रम में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। वर्ष 18-19 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 9.21% है। अगला प्रश्न है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्र की स्थापना का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल अनुमानित लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 में। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 फीट। रेल मार्गों को चौड़ाई की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है: मीटर गेज, चौड़ी या बड़ी लाइन और छोटी लाइन। मीटर गेज की दोनों पटरियों के बीच 1 मीटर की दूरी होती है,
वहीं बड़ी लाइन की दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर की दूरी होती है और छोटी लाइन की पटरियों के मध्य 762 mm या फिर 610 mm की दूरी होती है। अगला प्रश्न है, मारमुगाओ पत्तन स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। मारमुगाओ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है और यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। अगला प्रश्न है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया था और यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंक्चुअरी स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़गांव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है और इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी और भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है और इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैम्बे की खाड़ी। प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।